ठंडो मेरा पाड़ा की हवा ठंडी पानी ठंडो। अभी हमने जब बलूनी हॉस्पिटल स्टार्ट करा तो हमारा एक ध्येय था कि हम गरीब तबके मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा काम करें। पेशेंट अगर जिस बीमारी को लेकर अस्पताल के अंदर आ रहा है वो दूसरे लेके बाहर नहीं जाए। सही बात। वो ठीक होकर जाए, लेकिन ये नहीं कि एक और चीज लेके जा रहा है। आज हमारे बीच में है बलूनी हॉस्पिटल देहरादून के संस्थापक और साथ में सर्जरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उदय शंकर बलूनी। नमस्कार। और साथ ही साथ आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है श्री द्रवेश नौटियाल जी, जो कि सीईओ हैं बलूनी हॉस्पिटल के। मैं द्रवेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज नेत्र में, और मैं चाहता हूं कि अब उनके बारे में आगे सपना पूछें। नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेत्र में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक सर्जन के लिए सर्जरी क्या है? वो रोग जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, जो मेडिकल ट्रीटेड नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। एक सर्जन के लिए सर्जरी करना उसके पेशेंट के लिए नई ज़िंदगी देने जैसा है, क्योंकि कभी कभी कुछ पेशेंट और कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनके लिए सर्जरी करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है, या उनके बिना उनका जीवन जीना संभव नहीं हो पाता है। कैसे आपके मन में आया कि डॉक्टर बनना है? मेरे पिताजी आयुर्वेद चिकित्सक थे, और मैं जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर ज्योतिपुरम उत्तरकाशी से कर रहा था, तो मैं उस समय से ही वहाँ पे चिकित्सा प्रमुख था। पापा के थ्रू हमें एक सेवा की भावना मिली थी। हमें ये लगता था कि हम कभी इस फील्ड में आगे जाके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। अभी हमने जब बलूनी हॉस्पिटल स्टार्ट करा तो हमारा एक ध्येय था कि हम गरीब तबके मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा काम करें, क्योंकि देहरादून में हॉस्पिटलों की कमी नहीं है। फिर भी एक तबका ऐसा है जो कि अभी भी चिकित्सा सुविधाएँ उतनी अच्छे से नहीं ले पा रहा था। तो जो मेरे से बन पड़ता है, जो मैंने स्किल सीखी है, उस स्किल का मैं मैक्सिमम यूज़ करना चाह रहा था। तो मेरे मन में था कि मैं इसको स्टार्ट करूं। बलूनी हॉस्पिटल के जो सीईओ हैं द्रवेश जी भी बैठे हुए हैं। बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल से हमारी बात हुई, कई बार कई जान पहचान के मरीजों का फ़ोन भी आता है जो देहरादून के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं है, या वो आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो बलूनी हॉस्पिटल में ये सुविधा है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों बड़े हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या कुछ कठिनाई इसमें है? डॉक्टर साहब का विजन था कि हम लोग जो हेल्थ सेक्टर में एक्सीलेंस काम करें और जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग काम करें। तो उसके लिए एक एनएबीएच एक्रेडिटेशन बहुत जरूरी था। उनकी एक गाइडलाइन थी कि अगर हम एनएबीएच करवा पाते हैं हॉस्पिटल को, तो हमें आयुष्मान विदाउट अकाउंट ले सकते हैं जी। और ये इसी विजन को लेकर हम आगे बढ़े। और डॉक्टर साहब ने, हमने जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया था अक्टूबर में, तभी हमने एनएबीएच को भी हमने अप्लाई कर लिया था। पहले हमारा आयुष्मान तो बात की बात थी, लेकिन ये चीज़ हमें बाद में पता चली कि दोनों कॉम्बिनेशन है, एनएबीएच का और आयुष्मान का। और जहाँ तक सवाल था कि बहुत सारे हॉस्पिटल नहीं लेते हैं और बहुत सारे लेते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे उनके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होगा। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि आज कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है, गेट के अंदर आता है, तो हमें सोचना नहीं होता है कि इसको हम बेस्ट इलाज शायद नहीं दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल कोई चलता है तो उसके पीछे फाइनेंशियल भी चीज़ें होती हैं। और अगर गवर्नमेंट ने अगर इतनी बढ़िया सुविधा दे रखी लोगों को, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट लें। सर, इस पर एक सवाल मेरा है। हम अभी हाल ही में हमने डॉक्टर कुरियाल से बात की। उन्होंने एक चीज़ सामने रखी है कि जो आयुष्मान कार्ड है उसके थ्रू सरकार हॉस्पिटल्स को उतना खर्चा या उतना पर्याप्त अमाउंट नहीं देती है कि कोई भी हॉस्पिटल उसको खुशी से आयुष्मान जो पेशेंट आ रहे हैं उसके थ्रू उनका इलाज कर सके। तो इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ये डिमांड बहुत टाइम से की जा रही है कि जो एक्चुअल खर्चे हैं, जैसे अभी नया क्लिनिकल एक्ट आया है, उसमें भी उसको डॉक्टर क्यों उसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि जो सुविधाएं चाहिए, जो उस पर डिमांड की गई है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है। हम लोग खुद देखते हैं कि हमें जब से हमने स्टार्ट किया है, हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए मतलब पैसा इन्वॉल्व, फाइनेंस इन्वॉल्व है। और वो ये तो कोई बहुत पैसा वाले तो अंबानी लोग ये काम कर पाए, कॉर्पोरेट लोग काम कर पाए, लेकिन एक डॉक्टर जो जिसने मेहनत करके आगे बढ़ा हुआ, जिसका मिशन लोगों की सेवा करना है, अगर वो इसमें आगे बढ़ना चाहेगा तो उसके लिए फाइनेंशियल और चैलेंज आता है। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि सर्जरी में आप कैसे आए, क्यों मतलब सर्जरी आपने चुनी? एज ए सर्जन मैंने अपने को कभी ना कभी महसूस किया था कि मैं एक सर्जन बन के अपनी जो भी स्किल है उसको डेवलप कर पाऊँगा। और सर्जन का एक रूल होता है कि सर्जन कभी कभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में किसी को लाइफ सेव कर सकता है। तो वो चीज़ें एक मन में थी कि हम उस स्टेज पे पहुँचें जहाँ हम किसी को जीवन नया दे पाएँ, किसी के जीवन घर में खुशियाँ लौटा पाएँ। तो एक मन में था, ऊपर की ईश्वर की कृपा हुई और मुझे सर्जरी मिली। सर, कोई ऐसा पहला केस हो जो आपके लिए ख़ास भी रहा हो और बहुत ही चैलेंजिंग भी रहा हो?
केस तो डॉक्टर के लिए सारे चैलेंजिंग होते हैं, पर एक केस जब मैं बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में था तो एक ट्रॉमा केस था हमारा, जो कि लीवर ट्रॉमा का केस था, और वो हमारी इमरजेंसी में आया। जब हमारे पास यंग मेल था, उसको किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उसका इंजरी भी थी, तो उसको लीवर इंजरी थी। तो उस लीवर इंजरी को कम से कम हम लोगों ने 40 to 50 यूनिट्स ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज़ करा, उसके बाद उसकी सर्जरी हुई, और एट लास्ट 2 मंथ हमारे वार्ड में रहने के बाद वो पेशेंट सर्वाइव करा और अपनी फैमिली को गया। तो एक अच्छा फील था कि हमने उसके लिए 2 महीने लगातार रात दिन काम किया, उसके वाइटल्स और उसके सब चीज़ें मेंटेन करी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, कुछ लोग कहते हैं कि सर्जन जो है बिना 2 पैक पिए हुए सर्जरी नहीं करते, इसमें कितनी सच्चाई है? एक मूवी आई थी, उसको देख के कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां जरूर हुई हैं, परंतु मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि सर्जन और सर्जरी का अल्कोहल से कोई भी दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। सर्जन अपने काम को बड़ी ऑनेस्टली करते हैं। एक आर्टिस्टिक मूवी में ऐसा हो सकता है, परंतु रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सर्जरी में केवल सैनिटाइजर के रूप में अल्कोहल का प्रयोग हाँ, होता है। सिर्फ सैनिटाइजर के रूप में सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग होता है। सर, जो सर्जरी आप करते हैं उसके बाद आपको किस तरीके के केसेस, मतलब देहरादून में एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें किस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलते हैं? कैसी सर्जरीज आप करते हैं? देखिए, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मेनली आजकल जो हमारे रीजन में हो रही है वो गॉल ब्लैडर के लिए हो रही है। पित्त की थैली की पथरी के लिए मेनली आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा रही है। ये सर्जरी आपके अपेंडिक्स के लिए, गर्भाशय के बीमारियों में और आंतों की बीमारियों में भी कर रहे हैं। परंतु हमारी गंगेटिक बेल्ट है, इसमें महिलाओं को जो कि पीने के पानी से रिलेटेड एक समस्या है, उससे पित्त की थैली में पथरी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम लोग ने यहाँ तक देखा है कि जो हम कभी कभी 90 ईयर तक की फीमेल में भी हमने गॉल ब्लैडर को ऑपरेट करना पड़ा, क्योंकि वो ऐसा पस बना के, वो गॉल ब्लैडर में पस था, गैंग्रीन हो चुका था, पेशेंट एकदम सेप्टिक में जाने वाला था, तो 90 ईयर में तक में सर्जरी करनी पड़ती है। और अर्ली एज में 14 ईयर 15 ईयर में भी सर्जरी करने को देखने को मिलती है कि उसमें भी गॉल स्टोन है और उसमें सर्जरी करी है। अच्छा, एक दर्शकों की तरफ से मेरा एक सवाल है कि जनरली जो है हमारे यहाँ आजकल किडनी स्टोन के केस भी बहुत आ रहे हैं, तो हमारे दर्शक कई बार कंफ्यूज में रहते हैं कि इसके लिए हम दवाई खाएं या सर्जरी कराएं। आप कहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि सर्जरी बेहतर है? देखिए, किडनी स्टोन का जो केसेस है देहरादून वाली बेल्ट में, किडनी स्टोन हमारे यहाँ कहते हैं खारा पानी तो स्टोन बनता है। स्टोन बनने की फ्रीक्वेंसी देहरादून में बहुत ज़्यादा है, परंतु सर्जरी कहाँ पे करनी कहाँ पे नहीं करनी वो डिपेंड करता है कि आपके स्टोन का साइज क्या है। इसके लिए आप एक उपयुक्त रूप से किसी सर्जन को या फिजिशियन को दिखाएं, उसमें सलाह लें, वो आपको सही सलाह देंगे। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं या कौन कौन से ऐसे केस होते हैं जिसमें जितनी जल्दी हो सर्जरी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है जान बचाने के लिए? देखिए, जो मेन जो इमरजेंसी सर्जरी उसमें ट्रॉमा आता है। ट्रॉमा में जब पेशेंट आता है तो कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें लीवर ट्रॉमा, किडनी ट्रॉमा, स्प्लीन ट्रॉमा होता है, जिसमें कि खून बहुत बहता है शरीर के अंदर। उसमें विदिन हाफ आवर, विदिन 1 आवर आपको सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ और कंडीशन होती है जैसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस या परफोरेटेड अपेंडिक्स है, उसमें आपको यदि अपेंडिक्स में बहुत सूजन है या उसमें गांठ बनी है या उसमें कुछ और पस पड़ गया है तो उसमें भी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ और जैसे आंतों में कभी किसी का आंतें फट जाती हैं, कोई अल्सर है उसके कारण आंतें फट गई हों या आंतों में रुकावट आ गई हो, तो उस केसेस में भी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। कभी कभी आपका गॉल ब्लैडर के अंदर भी गैंग्रीन हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट में खासकर, तो उसमें भी आपको इमरजेंसी सर्जरी या सर्जरी प्लान करनी पड़ती है विदिन 1 आवर। तो यही सब केसेस होते हैं जिसमें आपको, यदि आप गलती करेंगे या आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो पेशेंट इसमें अपनी जान गंवा सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें एक सफल सर्जरी भी एक बाद में कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाए? क्या इसमें कुछ परहेज की भी ज़रूरत होती है? देखिए, सर्जरी जो होता है, सर्जरी एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है कि हमें पता होता है कि हम ये सर्जरी कर रहे हैं तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, क्या फ़ायदे क्या नुकसान। ये जो सारी चीज़ें थे पेशेंट से पहले डिस्कस कर ली जाती हैं कि आपको एक सर्जरी कराने के बाद ये फ़ायदे होंगे और ये नुकसान हो सकते हैं। आप सर्जरी कराने के बाद जाएँ, घर पे जाएँ, जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस करी है कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, उनका, और जो दवाइयाँ हैं आपको दे रखी हैं उनका सही समय पर सेवन करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर्जिकल पेशेंट में एक ड्रेसिंग का होता है कि वो ड्रेसिंग प्रॉपर ढंग से कराएं, ड्रेसिंग को हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटाइजर और सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, ड्रेसिंग करें। इसमें एनेस्थीसिया से कोई दिक्कत हो सकती है आफ्टर सर्जरी?
देखिए एनेस्थीसिया के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि ओवरडोज होता है, अंडर डोज होता है। देखिए जो भी डोज होती हैं वो कैलकुलेटिव डोज होती हैं, साइंटिफिक रूप से एनेस्थीसिया दिया जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में आप सर्जरी करवा सकते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग सेफ होती हैं यदि आप इसको सही ढंग से लेते हैं तो। मैं द्रवेश जी की तरफ आऊँगा। और द्रवेश जी, आप बलूनी हॉस्पिटल में सीईओ हैं और जो एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, क्या क्या चुनौतियां हैं एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए? तो नॉर्मली जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कि पेशेंट का जो आर्थिक बैकग्राउंड है, अगर वो सूट नहीं करता है प्राइवेट हॉस्पिटल के हिसाब से, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और दूसरा जो चैलेंज आता है हॉस्पिटल को रन करने के लिए, क्या गाइडलाइन है वो उसको हम लोग प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको फॉलो करना बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें बहुत बड़ा फाइनेंस इन्वॉल्व होता है और क्योंकि हर चीज़ में एक्सपर्टीज है। बिल्कुल। हमें जो भी वहाँ पे चीज़ ऐड ऑन करनी है उसमें पैसा भी लगेगा और एक्सपर्ट भी लगेगा। हम एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। एंड सबसे बड़ा जो पर्पज होता है कि पेशेंट अगर जिस बीमारी को लेकर अस्पताल के अंदर आ रहा है वो दूसरे लेके बाहर नहीं जाए। सही बात। वो ठीक होके जाए, लेकिन ये नहीं कि एक और चीज़ लेके जा रहा है। सर एक सवाल मेरा इसी पर ये है कि एज ए सीईओ आपको क्या लगता है कि जो फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार की तरफ से या पॉलिसीज़ में आपको क्या लगता है बदलाव होने चाहिए, जो आपको लग रहा है कि एज ए सीईओ हैंडल करते टाइम डिफिकल्टीज आए? बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। मुझे सबसे बड़ा जो ये लगता है कि एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें गवर्नमेंट का जो एक सोच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि अगर कोई भी डॉक्टर आगे इसको स्टार्ट कर रहा है तो उससे आम पब्लिक को बेनिफिट होने वाला है अल्टीमेट। और दूसरा, उनको एक पॉजिटिव नज़र से देखें, ये ना सोचें कि जो अच्छा काम कर रहे हैं एटलीस्ट जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा उनको और ज़्यादा सहूलतें दें। उनको जो थोड़ा सा आयुष्मान में पैसा बहुत कम है, बहुत सारी सर्जरी है, हम देखते हैं कि उसमें मतलब सिर्फ करना होता है बस सर्जरी की, किसी तरीके से पेशेंट आए उसको बचाना है, तो थोड़ा और फैसिलिटेट करें। और एक पार्टनरशिप की भावना हो, वो ये ना सोचें, क्योंकि ये वैसे तो हेल्थ इंडस्ट्री टोटली गवर्नमेंट को मतलब पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंडिया में बहुत पुअर है। जब देशों को देखते हैं तो गवर्नमेंट को जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो अच्छा काम करें उनको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली भी, और जो भी उनकी स्कीम है उसमें और बेहतर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। सर आपने पित्त की थैली में जो स्टोन बोला था और किडनी का स्टोन बोला था, आपने बोला था कि सर्जरी तक नौबत नहीं आनी चाहिए पहले, लेकिन इनिशियल स्टेज में एक आम नागरिक जो डॉक्टर तो नहीं है तो वो कैसे उसको पहचान सकता है? देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है कि आम आदमी कैसे। देखिए जो भी हमारे अंदर बीमारी आती है वो कुछ हमारे लक्षण लेके आती है। जो पित्त की थैली की पथरी होती है बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे उनको खाना नहीं पच रहा है, उनको भूख नहीं लग रही है, उनको खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, या कुछ लोगों को अपने पेट में जलन की शिकायत लेके भी आती हैं। जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो ये अपने में पेट दर्द के रूप में प्रस्तुत बताती हैं कि मेरे को राइट साइड में पेन हो रहा है, तो इस ढंग से प्रेजेंट करता है। किडनी का स्टोन जो होता है उसकी प्रेजेंटेशन पेट में दर्द होता है, पेशेंट को, रोगी को पेट में दर्द होता है, यूरिन में बर्निंग होती है, यूरिन रुक रुक के आता है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं जिसके आधार पर एक डॉक्टर बता सकता है कि ये किडनी की स्टोन है या पित्त की थैली में स्टोन है, और उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। इस समय जो है बहुत सारी जांचें बहुत महंगी भी हो गई हैं, तो क्या बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी से पहले इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए? देखिए एक सर्जन के लिए इन्वेस्टिगेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्जरी का जो भी आउटकम होता है वो कुछ रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। यदि कोई पेशेंट हमारे पास आया है, उसको कोई भी बीमारी है, उसको पेट के आंतों में कोई इन्फेक्शन है या उसको कोई सर्जरी होनी है, तो उससे पता चलेगा इसका आउटकम क्या होगा। यदि रिपोर्ट्स आपके पास होंगी तो आप उसको बता सकते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद इस ढंग से सर्जरी होनी है। तो उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है तो हम उसको सर्जरी को डिले भी कर सकते हैं जब तक कि उसकी रिपोर्टें सही ना आ जाएं। तो सर्जरी से पहले रिपोर्ट कराना बहुत आवश्यक है, और बिना रिपोर्ट के आधार पर सर्जरी करना बहुत मुश्किल है। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, और आप हमारे उत्तराखंड के जो नौजवान बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम चिकित्सा क्षेत्र में आगे आके सेवा करें, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो सेवा का क्षेत्र है, और ये एक सेवा का क्षेत्र है, तो इसमें आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। यदि आप कोई शॉर्टकट नहीं होता, डॉक्टर के पास कोई शॉर्टकट नहीं होता, और डॉक्टर बनने के लिए आपको एक लगन से ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। यदि आप शॉर्टकट चाहते हैं, ग्लैमर चाहते हैं, तो ये ग्लैमर की लाइफ नहीं है। इसमें ग्लैमर ये है कि आप रात भर जागेंगे, सुबह फिर से वार्ड में जाएंगे, पेशेंट देखेंगे। तो यदि आप इतना लेबर कर सकते हो कि 4-5 दिन बिना सोए रह सकते हो, बिना खाए काम कर सकते हो, क्योंकि हमारे देश में जो अभी मेडिकल एजुकेशन कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो
हमने नहीं बनाया, वो हमने बाहर से इंपोर्ट करा है, पर और हमारी परिस्थितियों में वो पूर्ण रूप से ढल नहीं पाता है। तो जो हमारे यहाँ परिस्थितियाँ हैं उसके अंदर एक डॉक्टर को बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सर आपने मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बात की, तो इस देश की जो अलग अलग पैथीज है उनके बारे में क्या विचार है आपके? जीवन में जो हमने देखा है, मतलब जो हमारी साइंटिफिक एकेडमीज़ हैं उन्होंने 200 साल में जो अनुभव किया, जो रिसर्च करी है, जो उन्होंने इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए रिसर्च करी है, मेडिसिन बनाई है, सर्जरी ईजाद करी, उस पर आधारित है। जो एंसेंट मेडिसिन है उनका अपना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर उनकी अलग थ्योरीज़ हैं। तो उस थ्योरीज़ में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, उनकी अपनी थ्योरीज़ हैं। और जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सिर्फ 200 साल पुराना ही है, उसमें कुछ ज़्यादा पुराना चीज़ नहीं है। तो दोनों की थ्योरी वाले अलग हैं, परंतु सबकी एक ही भावना है कि मनुष्य जीवन को श्रेयस्कर बेहतर बनाना। जो भी गाना आपका फेवरेट हो, आप 2 लाइन गुनगुनाएंगे तो हमारे सभी दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़ा की हवा ठंडी, पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़ा की हवा ठंडी, पानी ठंडो। नमस्कार।